हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है अजीत केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशंस में कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। हम लोग मोलैरिटी के बारे में भी हम लोग स्टडी कर लिए हैं। हम लोग फिर यहाँ से मोलैरिटी से ही इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी 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 का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? मोलैरिटी कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर। इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर। इसको हम लोग मोलर के नाम से भी जानते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon volume of solution in liter। और मुझे मालूम है 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। इसका मतलब 1000 मिलीलीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 लीटर। तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/1000 लीटर। अगर ये फॉर्मूला मुझे मिलीलीटर में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? मिलीलीटर में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, यहां पे होगा मिलीलीटर तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। ठीक है बेटा। इसका यूनिट जो होता है वो यूनिट होता है मोल पर लीटर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मोलैरिटी को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। यहाँ पे बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है कि सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करें। क्लास 11th में इसके बारे में आपको ऑलरेडी क्या कर दिया गया, सिखा दिया गया है। फिर भी यहाँ पे बच्चों को क्या होती है, मोल्स निकालने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले सिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास दिया हुआ एग्जाम्पल, अगर कहीं पे लिखा हुआ मिले, 2m NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है कि 2 मोल NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा 3m हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि 3 मोल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो आपके पास लिखा हुआ है 10m कैल्शियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या हो गया? 10 मोल कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मोलैरिटी को समझते हैं। मोलैरिटी में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है। तो बेटा ये सब क्लास 11th में सिखा दिया गया, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे
निकालते हैं। तो लिखो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, लिखो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है बेटा गिवन मास अपॉन मोलार मास या मोलार मास, ठीक है ना। और भी होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। तो ये सब चीज हमें यहाँ पे जरूरत नहीं होगा। क्लास 12 में हमें इसी से 90% क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी का 100% न्यूमेरिकल इससे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पर गिवन मास, मोलर मास और मोलार मास कैसे निकालते हैं, इसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि क्लास 11 तो पढ़कर आए नहीं है ये लोग, ठीक है ना। तो हाउ टू फाइंड मोलार मास, मोलार मास कैसे निकालते हैं बेटा, कार्बन सॉरी ये जैसे मान लो कि हमें दिया है CH4 का मोलर मास निकालना है, तो कितने कार्बन है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो ऐसा लिख दिया हम लोगों ने, जहां जहां कार्बन है वहां वहां हम एटॉमिक मास को लिख देंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16। याद रखना मोलर मास जो होता है बेटा वो ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास हम लोग यूनिफाइड मास बोलते हैं, इसको यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है या AMU के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास देगा तो ये यू हो जाएगा। मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, है ना, 1 मोल एटम का मास जो होता है वही होता है हमारा मोलर मास, ठीक है ना। तो ये 16 ग्राम में लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। जबकि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को हम लोग यू में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलर मास को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इसके अगर ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन चाहते हो तो क्लास 11 में आप इसके बारे में एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। क्लास 11 का कॉपी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जैसे सपोज कर लो कि हमें दिया हुआ है C2H6, तो कार्बन का यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। तो कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1, तो 12 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास निकालते हैं। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे एटॉमिक मास जो कि जनरली पेपर में दिया हुआ रहेगा, फिर भी कुछ कुछ एटॉमिक मास हम लोग याद रखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है बेटा, एटॉमिक मास यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं एलिमेंट लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं एटॉमिक मास लिख रहा हूं, ठीक है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। ये सब यू में होता है, लेकिन मोलर मास को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे ग्राम में होता है ये हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। सिर्फ इतना ही मानना, मॉलिक्यूलर मास को ही हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम, मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा, 24, सल्फर का होता है 32, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, क्लोरीन का होता है 35.5, कॉपर का होता है 63.5, ठीक है। और भी लिख देता हूं मैं, अब अगर मान लो मुझे यहाँ पे दे दिया आयोडीन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 127, पोटेशियम का कितना होता है 39, ठीक है ना। और क्या, आयरन का कितना होता है 56। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर एटॉमिक मास जनरली दिया हुआ रहेगा फिर भी कुछ कुछ एटॉमिक मास हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ध्यान पे रखेंगे। जैसे सपोज कर लो आपसे पूछा जब फाइंड मोलार मास किसका, पहला देखो H2SO4 का, H2SO4 का। तो सबसे पहले देखो कार्बन कितना है बेटा, 2, सॉरी हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, और कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का एटॉमिक मास हो गया बेटा 32,
सर और ऑक्सीजन का होता है 60। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने आपको एटॉमिक मास लिख दिया है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है ना, जनरली पेपर में ये आपको देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 32 + 64, कितना हो जाएगा बेटा 98। मोलर मास को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम। थर्ड, सेकंड, अगर मान लो मुझसे पूछा जाए ग्लूकोज का मोलर मास बताइए। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6। तो देख लो, कार्बन का 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा 6 × 12, 12 × 1, 6 × 16, तो कितना हो जाएगा 72 + 12 + 96, बेटा ये आएगा 180। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास को क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं। ये सपोज कर लो आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर यूरिया का पूछे तो यूरिया का क्या होता है फॉर्मूला, NH2CO NH2। ठीक है ना, इसका मोलर मास पूछ रहा है। तो नाइट्रोजन कितना है, 1 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, प्लस सबको प्लस करना होता है ना, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, ठीक है, और कितना 1 ऑक्सीजन, जगह छोटा हो गया। ठीक है ना, देखो 1 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन। और सब जगह हम लोग क्या कर देंगे, एटॉमिक मास को रख देंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, 14 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये हो गया 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, बेटा ये इसको सम करके देखना 60 आया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास को हम लोग क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको मोलर मास निकालने आ गया हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। देखो, अगर हमसे पूछा जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन दे रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, पहला 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा 2 ग्राम। तो मोलर मास कितना निकलेगा, मोलर मास निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकाल देंगे, कितने कैल्शियम, 1 कैल्शियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। अभी जस्ट निकालना सीखे हैं मोलर मास। तो देखो 1 × 40, कैल्शियम का होता है बेटा 40। ठीक है ना, मैं पूरा मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, ये सब लिख लिए होगे आप। और कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का होता है 16। तो कितना हो जाएगा 40 + 12 + 48, बेटा ये हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है ना, अब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास। ठीक है ना, तो गिवन मास कितना है हमारे पास 2 और मोलर मास कितना है 100, तो 1/50। ठीक है ना, तो यानी कि 0.02 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, 50 को डिवाइड करो 1 से, डेसिमल। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका मोलर मास क्या बेटा करते हैं, कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना आ गया है तो अब हम लोग निकालते हैं मोलैरिटी, है ना। अब देखो मोलैरिटी पे 1-2 न्यूमेरिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे हमसे पूछ रहा है फाइंड
मोलैरिटी। हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? मोलैरिटी फाइंड कीजिए। इफ 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 4 लीटर या 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 4 लीटर सॉल्यूशन, ऐसे दे दिया। तो सबसे पहले देखो क्या पूछ रहा है हमसे। हमसे पूछ रहा है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा लीटर में है कि मिलीलीटर में? वॉल्यूम किसमें दे रखा है? लीटर में। तो यहां पर लीटर लिख करके छोड़ देंगे। यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई, मिलीलीटर होता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोलैरिटी क्या नंबर गिवन, क्या क्या है? क्या नंबर ऑफ मोल्स गिवन है बेटा यहाँ पे? यस, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का। सॉल्यूट यहाँ पे है कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। कितना दे रखा है? 2 मोल दे रखा है। क्या वॉल्यूम दे रखा है? वॉल्यूम भी हमें दे रखा है। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 4 लीटर। अब ये इसको इसमें क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा 2/4, यानी कहने का मतलब 1/2, 0.5। इसका यूनिट जो हो जाएगा बेटा मोल पर लीटर, या इसी को लिखा हुआ मिलता है 0.5 कैपिटल एम। समझ में आ गया होगा? इससे आसान हो सकता है क्या? चलो एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमसे पूछ रहा है फाइंड मोलैरिटी इफ 0.46 ग्राम इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसका नाम क्या होता है बेटा? इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 4 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है। तो देखो क्या क्या दे रखा है। ग्राम में है ना बेटा, ये मास है। ग्राम है इसका मतलब मास है। तो हमें क्या निकालना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो वॉल्यूम दे रखा है बेटा, ये कितना दे रखा है? लीटर में है कि मिलीलीटर में? लीटर में है, तो इन लीटर। मुझे चेंज करने की जरूरत यहां पे नहीं है। तो अब इस फॉर्मूला में हमें क्या करना है बेटा? पुट करना है। तो आप देखो इसमें क्या क्या दे रखा है? मोल्स। क्या ये मोल्स दे रखा है क्या? नहीं बेटा, ग्राम दे रखा है। तो हमारे पास गिवन है मास ऑफ इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, सॉरी इथेनॉल बोलते हैं इसको, वैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वही लिखेंगे। इथाइल अल्कोहल कितना दे रखा है बेटा? 46 ग्राम, 0.46 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.46 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 4 लीटर। तो बताओ नंबर मोलैरिटी इक्वल टू कितना हो जाए? नंबर ऐसा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। जब तक नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालेंगे तब तक हम मोलैरिटी को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो गिवन मास कितना दे रखा है बेटा? 0.46। और इथाइल अल्कोहल का हम लोग मोलर मास यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं C2H5OH, कार्बन का 2 यानी कि 24, 6 और ये 16, देखना 46 आएगा। ठीक है, निकाल करके देख लेना आप लोग। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 46। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.46 अपॉन 46 कट जाएगा बेटा, ये 1/100, यानी कि ये हो जाएगा 0.01 मोल आ गया हमारे पास। अगर आपके पास मोल आ चुका है तो क्या हम मोलैरिटी को नहीं निकाल सकते हैं? अब मोलैरिटी में पुट कर देंगे हम। मोलैरिटी इक्वल टू क्या है बेटा बोलो? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.01
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 4, 1/400। डेसिमल को हटाओगे नीचे में कितना आ जाएगा 2 जीरो, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 10⁻⁻2, 0.25 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर, या 0.25 इंटू 10⁻⁻2 कैपिटल एम मोलर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं मोलैरिटी को निकालते हैं। चलो ये क्वेश्चन और देखते हैं मोलैरिटी के बेस पे। लिख लिए। देखो अब यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है फाइंड मोलैरिटी। पूछ रहा है क्या कि इफ 1.8 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 250 cc सॉल्यूशन। अब ये सीसी का मतलब क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूं। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर, और इसी मिलीलीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा सीसी, जिसका मतलब होता है सेंटीमीटर। सीसी का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मिलीलीटर को ही हम लोग क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर देंगे। कोई दिक्कत है यहां तक में। अब देखो अब हमसे पूछ रहा है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऑफ शॉर्ट फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो लिख लें, जहां कहीं भी एन लिखा हुआ मिले समझ जाना कि वो क्या है बेटा नंबर ऑफ मोल्स लिख रहा हूं मैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस में है मिलीलीटर में है कि लीटर में है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर में ही है। इन मिलीलीटर तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है 1.8 अपॉन मोलर मास निकाल के देखना, अभी जस्ट निकाले हैं 180 आएगा इसका, ठीक है ना। निकाल के देख लो C6H12O6 12 कार्बन तो यानी कि 72, 12 हाइड्रोजन 6 कार्बन तो 72, 12 हाइड्रोजन तो 12 और 6 ऑक्सीजन तो 96। तो हम करके देखना 180 आएगा, 180 ग्राम आएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको डेसिमल को हटा दो तो ये हो जाएगा 18/18 इंटू 100 कट जाएगा 1/100, तो ये हो जाएगा 0.01। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। जब नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो मोलैरिटी नहीं निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स 0.01 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी की तो वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा 250, 250 इंटू 1000। डेसिमल को हटा दो तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना। ये 1/25, 1/25 इसका मतलब 0.04। इतना मोलर आंसर हो जाएगा। इतना एम या मोल पर लीटर लिखो या मोल पर लीटर लिखो या इसी को लिखेंगे 0.04। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं मोलैरिटी को फाइंड करते हैं। अब देखो क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन।
इफेक्ट ऑन मोलैरिटी का इफेक्ट देखते हैं हम लोग। इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे मोलैरिटी का इफेक्ट क्या होता है? एक कंटेनर होता है बेटा, इस कंटेनर में मान लो वॉल्यूम मोलैरिटी है इसका m1 है और इसकी मोलैरिटी वॉल्यूम कितना है बेटा? v1 है। और इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया? पानी को ऐड कर दिया, वाटर को हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा? ऐड कर दिया। अब वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। अब इसकी वॉल्यूम क्या हो गई? v2 हो गई, तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा? m2 हो जाएगा। लेकिन याद रखना यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है वो सेम होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो कौन क्या होगा बेटा? सेम होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स यहां पे भी n है तो यहां पे भी क्या होगा बेटा? n ही होगा। सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्यूट चेंज नहीं कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पर H2SO4 है तो यहाँ पे भी H2SO4 ही होगा। अगर मान लो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड है तो यहाँ पे भी क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड होगा। नंबर ऑफ मोल चेंज कर दोगे तो बेटा इसका आंसर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना? तब ये आंसर नहीं होने वाला। अब देखो वॉल्यूम बढ़ाने से, अब एक ही बताओ, नंबर ऑफ मोल सेम है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मुझे मालूम है मोलैरिटी इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गया तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया? v। तो वॉल्यूम बढ़ेगा अगर हमारा n क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना? यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाए? नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम हो जाए तो देखो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम घटेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं इस मार्कर को नाले में फेंक दूं उस समय इसकी मोलैरिटी, और यही मार्कर को अगर मैं क्या कहते हैं नदी में फेंक दूं उस समय इसकी मोलैरिटी, दोनों में क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगा। क्यों? नदी में नाले में क्या है? कम पानी है, कम पानी मतलब वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोलैरिटी बढ़ जाएगा। नदी में पानी ज्यादा है मतलब वॉल्यूम ज्यादा है तो मोलैरिटी वहां पे क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर कांस्टेंट हो तब हम लोग यहां पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं m1v1 इक्वल टू m2v2 if number of moles of solute are same। if number of moles of solute हमारा क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहे या तो सेम रहे तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? तब m1v1 इक्वल टू m2v2 होगा। मैं चाहूं तो इसको क्या कर सकता हूं बेटा? प्रूव भी कर सकता हूं। केस फर्स्ट ले लेता हूं मैं। केस फर्स्ट मोलैरिटी m1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है तो होगा कि नहीं होगा? केस टू, इस वाले केस में जब वॉल्यूम पानी हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n अपॉन v2। तो n मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू m1v1, इसको मान लो इक्वेशन 1, और n इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? m2v2। तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो रहा है? n कॉमन है तो ठीक है, क्या हो जाएगा? कंपेयर करने पे m1v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? m2v2। तो ये प्रूव हो गया। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या होगा? सेम होगा तो हमारा क्या होगा? तो हमारा m1 वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, पानी को ऐड करने पर मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना? m1v1 इक्वल टू m2v2। अब हम लोग पढ़ते हैं मोलैरिटी ऑन मिक्सचर। मिक्सचर में मोलैरिटी को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? मोलैरिटी ऑन मिक्सचर, देखो क्या होता है। मान लेते हैं कि यह एक कंटेनर है, इस कंटेनर में n1 नंबर ऑफ मोल्स है। एक दूसरा कंटेनर है,
इसमें N2 नंबर ऑफ मोल्स है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम क्या है बेटा V2 है। मोलैरिटी इसका क्या हो जाएगा M1 होगा, इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी M2 होगी। यानी कि इन दोनों कंटेनर के जो भी वॉल्यूम है या मोल्स है उसको मैंने एक अलग कंटेनर में क्या कर दिया डाल दिया। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा वो क्या हो जाएगा N हो जाएगा, N1 प्लस N2 है ना। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, देखते हैं हम लोग उसकी मोलैरिटी निकाल करके, है ना। तो देखो N1 प्लस N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा N होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब N1 को क्या लिखूंगा मैं M1 V1 प्लस N को क्या लिखूंगा मैं M2 V2, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, इसका मतलब वॉल्यूम यहां पर क्या होगा V1 प्लस V2 होगा ना। अब मोलैरिटी क्या होगा नू M V1 प्लस V2, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा, एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो मैंने N1 मतलब मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम M1 इनटू V2, N2 M2 V2, ठीक है ना। ये याद रखना यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, अगर मान लो ये 10 है और ये 20 है तो टोटल कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 30 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहां पर मैंने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, यहां पे H2SO4 ले लिया और यहां पे हम लोगों ने जो अलग कंटेनर में कोई तीसरा कंपोनेंट कैल्शियम क्लोराइड प्लस HNO3 डाल दिया। ऐसा करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तब वो जब दो कंटेनर सॉल्यूशन, देखो एक कंटेनर इसमें नंबर ऑफ मोल्स सेम है, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स सेम है, इन दोनों को एक अलग कंटेनर में डाल दिया, तब हम इस फॉर्मूला को क्या करेंगे यूज करेंगे। मतलब सॉल्यूट हमारा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर सॉल्यूट सेम नहीं होगा तब ये प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है ना। तब ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, तब जैसे निकालते हैं वैसे ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मोलैरिटी का, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो इस तरह से अगर मोलैरिटी और मिक्सचर का मोलैरिटी पूछेगा तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने मोलैरिटी को क्या कर लिया स्टडी कर लिया। अब हम लोग आते हैं मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे डिजॉल्व होंगे वही हमारा क्या होगा मोलैलिटी होगा। मोलैलिटी इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी एक शॉर्टकट है बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज मोलल। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं मोलल के नाम से जानते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। कोई जरूरी है कि ये केजी में रहे, मुझे मालूम है 1 kg इक्वल टू होता है बेटा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1 kg। तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1000 kg।
अब मैं इस फॉर्मूला को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूंगा। देखो क्या आ रहा है, लिख लिया। अब देखो, अगर मैं इसको मोलैलिटी इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। बेटा अभी भी इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा मोल पर केजी या मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, इसको समझते हैं। एग्जाम्पल, इजी का मतलब एग्जाम्पल। अगर आपके पास किसी सॉल्यूशन में लिखा हुआ मिले 2m NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया, 2 मोल NaCl प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? अगर मान लो हमारे पास लिखा हुआ मिले 2m कैल्शियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या लिखूंगा मैं, 2 मोल, स्मॉल एम है बेटा, ये स्मॉल है, 2 मोल कैल्शियम का CaCl2, 2 मोल कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लो आपको लिखा हुआ मिले 10m हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, 10 मोल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मोलैलिटी को निकालते हैं। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। लिख लिए होगे? अब देखो, अब यहां पे हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड मोलैलिटी। क्या पूछ रहा है हमसे, मोलैलिटी। इफ 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मैं ग्राम में लिख रहा हूं क्योंकि सब कुछ ग्राम में दे रखा है, तो मुझे 1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहां पे देखते हैं क्या 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 नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है बेटा, नहीं दिया। क्या क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना, 2 ग्राम, मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 100 ग्राम। तो ये तो सॉल्यूट हो गया, पता चले जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट और जो ज्यादा अमाउंट में है वो हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। हम लोग इंट्रोडक्शन में यही सब चीज सीखे थे, है ना, तो जाके चेक कर लेना आप लोग। सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूट है और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो बताओ हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है बेटा हमारे पास, 2,
और मोलर मास कितना निकलेंगे निकाल के देख लो। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, 48, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, निकाल के चेक कर लेना, ये कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/50। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं इसको मोलैरिटी में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो कितना हो गया 1/50 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, कितना दे रखा है बेटा 100 इंटू 1000, है ना। पहले वाले इक्वेशन में ये फॉर्मूला को मैंने क्या कर दिया, इस वाले इक्वेशन में क्या कर दिया, पुट कर दिया मैंने। ठीक है ना, इस वाले इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो देखो मोलैरिटी इक्वल टू 1/50 इंटू 100 इंटू 1000, 1 2 3, तीनों के तीनों जीरो कट गया। तो हमारे पास बचा कितना बचा, m इक्वल टू 1/5, 0.2 मोल पर kg, या इसको हम लोग लिखेंगे 0.2 स्मॉल m। तो इस तरह से नहीं दिख रहा है तो इसको लिखेंगे हम लोग m इक्वल टू 0.2 स्मॉल m। ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब कि मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूं मोलैरिटी को। ठीक है ना, और भी जब हम लोग न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। अगर मैं फ्रैक्शन से आप क्या समझते हो, आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने क्या कर दिया, 4 भाग में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को मैंने कलर कर दिया। तो मैं आपसे पूछूं कलर क्या हुआ, कितना पार्ट है, तो क्या बोलोगे 1/4। और बिना कलर हुआ कितना पार्ट है, तो 3/4। विदाउट कलर जो होगा वो कितना है 3/4। तो जो निकालना होता है उसको ऊपर में लिखते हैं और टोटल को हम लोग क्या कर देते हैं नीचे। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो जिस मोल्स को मुझे निकालना होगा उसको ऊपर में लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या कर देंगे, नीचे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो कि मैं ए को मानता हूं, मैं ए को मान लेता हूं कि ये हमारा क्या है बेटा सॉल्वेंट है, और बी को मैं मान लेता हूं सोल्यूट है। आपकी मर्जी, आप इसको कुछ भी मान सकते हो, ए को सॉल्यूट मान लो, बी को सॉल्वेंट मान लो। मैं इसको ऐसे मान लेता हूं, ए को सॉल्वेंट मानता हूं, बी को मैं क्या करता हूं सॉल्यूट मानता हूं। तो मोल फ्रैक्शन को बेटा इसको हम लोग या तो हम लोग इसको चाय कहा जाता है, चाय, यानी कि इसको चाय नहीं पढ़ते, काय पढ़ते हैं इसको हम लोग, या तो इसको हम लोग ईटा पढ़ते हैं, या तो हम लोग इसको जीटा पढ़ते हैं, ग्रीक वर्ड है। ठीक है ना, या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है या तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या करूंगा, मैं ऊपर में लिख दूंगा और नीचे में क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये लिखूंगा नहीं लिखूंगा, मैं दोनों को नीचे कर दूंगा। अगर मैं ए और बी के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा ऐसे, लिख दूं, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं एन सॉल्यूट, कोई दिक्कत, अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। कोई दिक्कत है यहां तक में? अब इसको ए और बी के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ए को मैंने क्या माना है सॉल्वेंट और बी को मैंने क्या माना है सॉल्यूट, तो एक्स भी निकालना होगा, मतलब जीटा या ईटा भी निकालना होगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। होगा कि नहीं होगा? तो मोल फ्रैक्शन जैसे फ्रैक्शन करते हैं ना, जिसको निकालना हो तो इसको ऊपर लिखते हैं, टोटल को हम लोग नीचे लिख देते हैं। अगर मान लो मुझे निकालना होगा जीटा या ईटा ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो क्या लिखूंगा मैं, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर में लिखूंगा मैं, नीचे में क्या लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा मैं, है कि नहीं?
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन एन बी इक्वल एन एन ए प्लस एन बी। ठीक है ना। जिस किसी को दिक्कत हो रहा है वो मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मैं जो मान रहा हूं, आपकी मर्जी, आप इसको आप चेंज कर दो, सॉल्वेंट, SOL V है बेटा ये हमारा, ठीक है ना, SOL VNT सॉल्वेंट। एन बी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना। लेकिन ये तो हो गया कि मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसको अगर पेपर में डिफाइन करने के लिए अगर पूछे तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको, तो समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ, जिसको निकालना होगा उसको ऊपर में, नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख दूंगा मैं। ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहां पे डिफाइन कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, यहां पे डिफाइन करते हैं। मोल फ्रैक्शन को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शन का मतलब इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिसका निकालना हो वन कंपोनेंट, या बहुत सारे बच्चे यहां पे सॉल्यूट भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है। यानी कि अगर मान लो मुझे बी ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ए ऊपर में लिखूंगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स एनटी। एनटी का मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसका होगा, इसका मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का होगा। ठीक है ना। या इसी को हम लोग एक्स यानी कि ईटा ए या जीटा ए इक्वल टू लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। कोई दिक्कत है यहां तक में। अगर मुझे यहां पर लिखना होगा ईटा ऑफ बी यानी कि सॉल्यूट निकालना होगा, तो मैं लिखूंगा एन बी अपॉन एन टी। कोई दिक्कत है यहां तक में। या एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि टोटल एनटी का मतलब होता है, एनटी का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स लिखा दिया मैंने, सॉल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का मोल्स, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल जाए। मोल फ्रैक्शन कभी भी जीरो से कम नहीं रह, जीरो से ज्यादा या जीरो के बराबर हो सकता है, वन के बराबर या वन से छोटा हो सकता है। ये निगेटिव में नहीं होगा बेटा। अगर मान लो आपके पास लिखा हुआ रहेगा -2x2, तो बेटा ये मोल फ्रैक्शन कभी भी नहीं हो सकता है। मोल फ्रैक्शन हर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। एक्स सॉल्यूट, तो ये एक याद रखना, मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से एग्जैक्टली 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू हर हमेशा क्या होती है बेटा, 1 होगी। इसको मैं चाहूं तो प्रूव करके बता सकता हूं। अभी मैंने आपको बोला था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। इसको मैं प्रूव कर दूं, देखो LHS लेके चलता हूं मैं। एक्स ए यानी कि ईटा ए का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस NB, और एक्स ईटा बी इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस
NB। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, देखो दोनों को जोड़ दूंगा मैं, मिटा दूं। अगर मैं इसको लिखूं XA प्लस XB जो कि हमारा LHS में है, क्या हो जाएगा, NA प्लस NA प्लस NB, हो गया कि नहीं हो गया, और ये हो जाएगा NB अपॉन NA प्लस NB। सॉल्व करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, NA प्लस NB इक्वल टू NA प्लस NB। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हमेशा याद रखना मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वो हर हमेशा क्या होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है और 0 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है ना, मतलब नेगेटिव में नहीं होगा मोल फ्रैक्शन। अब देखो, अगर मान लो मुझे XA निकालना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, 1 माइनस XB। और अगर मुझे XB निकालना होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, A से माइनस कर दूंगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, पहला 0.46 ग्राम इथाइल अल्कोहल एंड 1.8 ग्राम ग्लूकोज। इसका मुझे क्या करना है बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो हम किसी का भी निकाल दें, है कि नहीं। तो मैं देखो क्या यहां पे क्या दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ, सबसे पहले गिवन क्या क्या देख लो। सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन है हमारे पास, गिवन है मास ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना है, 0.46 ग्राम, और हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, मास ऑफ ग्लूकोज कितना दे रखा है, 1.8 ग्राम। लेकिन मोल फ्रैक्शन के लिए तो मुझे मोल चाहिए, मोल तो दे नहीं रखा है, तो हम लोग निकाल देते हैं सबसे पहले मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो गिवन मास कितना होगा बोलो, गिवन मास दे रखा है 0.46 और मोलर मास दे रखा है 1.8, तो कितना हो जाएगा, सॉरी मोलर मास हो जाएगा 46, निकाल करके देख लेना। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, मोलर इथाइल अल्कोहल का निकाल के देख लो। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12, 2 कार्बन का 24, 6 प्लस 16, ठीक है ना, 46 ही होगा। 100, तो ये हो जाएगा 1/100 यानी कि 0.01, ये मोल आएगा 0.01। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल आ गया, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल आ गया। अब मैं निकालता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। नंबर ऑफ मोल किसका निकालूंगा बेटा मैं, ग्लूकोज का। फॉर्मूला क्या होगा ग्लूकोज का, C6H12O6। तो ये क्या होगा, गिवन मास अपॉन mm का मतलब मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स मैं ग्लूकोज का निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स मैं किसका निकाल रहा हूं, ग्लूकोज का। एन है बेटा ये, तो कितना हो जाएगा ग्लूकोज का, गिवन मास अपॉन मोलर, गिवन मास कितना है 1.8, मोलर मास होगा इसका 180, सॉल्व कर लेना डेसिमल से ये, तो ये हो जाएगा 1/1800, 1/100, ये भी हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया बेटा हमारे पास। जब नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो अब मैं मोल फ्रैक्शन को क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ मतलब ईटा ऑफ
इथाइल अल्कोहल, क्या लिखूंगा मैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। और यहां पर लिखूंगा मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल 0.001, और ये कितना है 0.01 प्लस 0.02, तो ये हो जाएगा 0.01 अपॉन 0.03, डेसिमल से डेसिमल चला गया, यानी कि 1/6 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल ये आया। अगर एक का मोल फ्रैक्शन आ गया तो दूसरा कैसे निकालूंगा मैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा मैं? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन को निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं लास्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। लास्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम कहा जाता है इसको, पार्ट्स पर मिलियन। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम लोग बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को क्या करते हैं बेटा? डिजोल्व करते हैं। जैसे मान लो 10 लाख में 2 रुपया, अगर आपके पास 10 लाख रुपया का इनकम है और आपका 2 रुपया कहीं पे गिर गया हो तो क्या हो गया? 10 लाख के रिस्पेक्ट में 2 रुपया को क्या मानोगे आप? नेग्लिजिबल ही मानोगे ना। तो बेटा ये जो पार्ट्स पर मिलियन है, जनरली इसको यूज करते हैं हम लोग एयर पॉल्यूशन में। इसका जनरली यूज कहां पे होता है? एयर पॉल्यूशन में यूज होता है। कहां पे होता है बेटा? एयर को जो हम लोग करते हैं ना 400 ppm, है ना, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में इसका यूज होता है। कहां पे यूज होता है? हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में, मतलब इसको सॉफ्ट वाटर में इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है कि कौन हार्ड वाटर है, कौन सॉफ्ट, किसमें क्लोरीन की मात्रा ज्यादा है, किसमें क्लोरीन की मात्रा कम है, ठीक है ना। तो ये सब चीज जो है हम लोग पीपीएम जो होता है वो हमारा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट होता है इसमें, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? देखो, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला क्या होगा बेटा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। अमाउंट को हम लोग मास में लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ये होता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। एनसीईआरटी को इस पर न्यूमेरिकल है ना, कार्बन क्लोरोफॉर्म से रिगार्डिंग, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज में जाकर देख लेना आप, है ना। इसका न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व भी करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है। अगर मान लो आपके बुक में लिखा हुआ है 2 ppm क्लोरीन सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 ग्राम क्लोरीन प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है यहां तक में? समझ में आ रहा है? तो बताओ मास ऑफ क्लोरीन कितना होगा बेटा? मास ऑफ क्लोरीन हो जाएगा 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 10 टू द पावर 6। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? सॉल्यूट तो मालूम हो गया ना, 10 टू द पावर 6 में से हम 2 ग्राम को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो जाएगा बेटा? 10 टू द पावर 6 ही तो होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन और समझो। अगर 10 ppm 15 ppm कर देता हूं, 15 ppm क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया? 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म
प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं पूछूं कम अमाउंट में कौन है तो 15 ग्राम, तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना होगा? 15 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 10⁻6 ग्राम। ये 10 है बेटा, 10⁻6 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कुछ भी नहीं दिया तो वाटर होगा, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट जनरली हम लोग कुछ भी नहीं दिया तो वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, ठीक है ना। तो 10⁻6 में से 15 को माइनस कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए, आप इसको तो देखो, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 10 लाख ही आएगा ना, 9,99,000 समथिंग ऐसे कुछ। तो अप्रोक्सीमेटली इसको क्या मानेंगे हम लोग? 10 लाख ही मानेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है। इसी ये हमारा पार्ट्स पर मिलियन जो कि हमारा 7th होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने परसेंटेज वेट बाय वेट पढ़ लिया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पढ़ लिया, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ लिया, मोलैरिटी पढ़ लिया, मोलैरिटी पढ़ लिया, मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया एंड पार्ट्स पर मिलियन पढ़ लिया। एक हम लोगों ने नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ा है जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बेस पे क्या करेंगे? न्यूमेरिकल बनाएंगे। कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल होंगे, कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल होंगे जो कि हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक आपको इसको फॉर्मूला को क्या करना होगा? लर्न करना होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।